नमस्कार मित्रों, देखिए आज हम इसकी सेकंड क्लास आपके लेकर आए हैं, पार्ट सेकंड क्लास 10th की जो हम अध्ययन कर रहे थे वन लाइनर शॉर्ट नोट्स के रूप में। ठीक है ना। उसमें हम आज अब बात करेंगे फर्स्ट टॉपिक जो है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति जो बुक है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है राजस्थान का इतिहास एक परिचय। इसके फर्स्ट अध्याय में हम फर्स्ट पार्ट जो है वो देख लिया था। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट के। ठीक है, सेकंड पार्ट में इसमें मुख्य रूप से दे रखा है किसके बारे में, राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में। राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में मुख्य रूप से दे रखा है। तो देखते हैं जो जो इंपोर्टेंट सभ्यता इस बुक में दे रखी है उसके बारे में एक बार विस्तृत हम डिटेल्स देख लेते हैं वन लाइनर फॉर्मेट में। ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। एक बार जल्दी से फटाफट जो है सभी अपने साथियों को शेयर कर लीजिए क्लास को। चलिए देखिए फर्स्ट स्लाइड दे रखी है आपके सामने, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है। कौन कौन सी है देखिए ध्यान से, जो कि इस बुक में दे रखा है। जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे सारे मैंने इसमें डाल दिए। एक भी क्वेश्चन जहां से बन रहा था वो मैंने पीछे नहीं छोड़ा है। ठीक है ना। तो ये पार्ट सेकंड है। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक का पार्ट सेकंड देखते हैं। इसमें फर्स्ट दे रखा है कालीबंगा सभ्यता। क्या है कालीबंगा सभ्यता से संबंधित इंपोर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिएगा, प्राचीन द्रस्वती और सरस्वती नदी घाटी सभ्यता वर्तमान में गग्गर नदी का क्षेत्र इसमें क्या होता है। याद रखना क्वेश्चन सीधा सा बनता है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, गग्गर नदी के किनारे। और प्राचीन नाम भी आ जाए तो याद रखना द्रस्वती या फिर सरस्वती। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये गग्गर नदी वाला क्वेश्चन। कालीबंगा सभ्यता किस नदी पर स्थित है, गग्गर नदी पर स्थित है। ठीक है, मैं हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। याद रखना हड़प्पा से भी प्राचीन इसको माना गया है। किससे, हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन सभ्यता जो कि राजस्थान में है वो कौन सी है, कालीबंगा सभ्यता। और ये कहाँ पर है, मुख्य रूप से याद रखना हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर है, हनुमानगढ़ जिले में। जिले का नाम भी इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना। फिर आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। कितने वर्ष, लगभग 6000 वर्ष प्राचीन मानी जाती है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है। ये हनुमानगढ़ तो नाम आप कंप्लीटली याद कर लेना, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बन चुका है। सेकंड ग्रेड का हो, फर्स्ट ग्रेड को, थर्ड ग्रेड को, सब में जो है ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। इस स्थल पर कालीबंगा नाम यहां से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा है, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। याद रखना कालीबंगा, कालीबंगा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जब खुदाई की गई तो उसके अंदर जो है काली चूड़ियां प्राप्त हुई, जिस वजह से उसका नाम रखा गया कालीबंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है। काली चूड़ियों के कारण जो है यहाँ का नाम कालीबंगा पड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की और तत्पश्चात 1961-62 में बीबी लाल और बीके थापर ने जो इसका उत्खनन कार्य किया। याद रखना कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी, याद रखना कब की गई थी, 1952 के अंतर्गत। ये क्वेश्चन बन सकता है, कई बार बना भी है। और अमलानंद घोष का नाम भी इसमें याद रखना। ठीक है ना। और दूसरी बात, इसके उत्खनन कार्य कब किया गया था, 1961-62 के अंतर्गत उत्खनन कार्य किया गया बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा। इसमें देखो याद रखना एक नाम और मिलता है, एम के खरे करके ऐसा कुछ नाम मिलता है, एम के खरे। ये एम के खरे जो नाम है ना, ये भी क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जाता है कई बार इसमें कालीबंगा से संबंध। तो याद रखना, केवल ये नाम याद रखना, इनका भी योगदान है इस उत्खनन कार्य में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए। कितने स्तर सामने आए, सीधा क्वेश्चन बनता है कितने स्तर वहां पर हमारे मतलब उत्खनन के दौरान कितने स्तरों की जानकारी मिली। तो 5 स्तर वहां पर मिले। कौन कौन से, देखो प्रथम 2 स्तर जो है वो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन थे। इसके अलावा तीसरा, चौथा और 5वां स्तर जो है वहां की सामग्री हड़प्पा सभ्यता के समकालीन प्राप्त हुई है। पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना। देखो टोटल जो है मिले कितने, 5 स्तर। कितने, 5 स्तर, जिसमें से 2 स्तर जो है वो हड़प्पा से संबंधित है, हड़प्पा से पूर्व के हैं, हड़प्पा सभ्यता के पहले के। और 3 स्तर जो है, तीसरा, चौथा और 5वां, वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। ठीक है ना। फिर देखो इस आधार पर कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया, पाक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। पाक हड़प्पा सभ्यता में कितने स्तर है, 2 स्तर है। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता के संबंधित जो है वो कितने, 3 स्तर मिले। टोटल मिलाकर बात करें तो 5 स्तर के यहाँ पे साक्ष्य में मिले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कालीबंगा जो है वो सुव्यवस्थित रूप से बचा हुआ एक नगर का साक्ष्य मिला है इसमें। ठीक है, मतलब सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था ये। ठीक है, मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों का प्रयोग हुआ, काफी इंपोर्टेंट याद है, मिट्टी की ईंटें जिनको धूप में पकाकर प्रयुक्त किया गया। ये क्वेश्चन भी बनता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मजाक में मत लेना, इसको याद कर लेना साथ में। ठीक है ना, मिट्टी की ईंटें मिली है जो कि धूप में पकाकर इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन, कुछ मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं एवं उनके अवशेष पतले और हल्के हैं। याद रखना मिट्टी के बर्तन जो मिले वो पतले और हल्के रंग के। ठीक है, इसमें सुंदरता व सुलभता का अभाव है। चलो ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखिए बर्तनों का रंग जो है वो कैसा है, लाल है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, बर्तनों का रंग जो है वो कैसा है, रंग वो है लाल रंग।
जिन पर काली एवं सफेद रंग की रेखाएं खींची गई। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है, याद रख देना। बर्तन लाल रंग के थे जिनके ऊपर काली और सफेद कलर की रेखाएं खींची गई थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, बहुत बार पूछा गया। अभी इसको तब डबल टिक लगा देना, याद कर लेना अभी हाथों हाथ, ठीक है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो वो मिले कालीबंगा सभ्यता से। और ग्रिड प्रणाली के माध्यम से यहाँ फसल उगाई जाती थी, जिसमें 2 फसलें एक साथ उगाई जाती थी, याद रखना। मतलब जैसे कि ये खेत है, देखो ये ऐसे खेत है, इस खेत में ग्रिड प्रणाली से ये खेत करते, मतलब एक प्रकार से इस प्रकार से ये करते थे, ठीक है, और दूसरा ये इस प्रकार से, ये ग्रिड प्रणाली बन गई। तो इस प्रकार से खेती करते थे, 2 फसलें एक साथ उगाने के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक है ना। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, कालीबंगा सभ्यता से। पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट टाइम, कालीबंगा से कुछ कब्रिस्तान भी मिले। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना। कब्रिस्तान के साक्ष्य भी मिले। एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले, जिसे मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण माना गया है। ये क्वेश्चन भी अभी लास्ट जो है एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि बच्चे की कंकाल जो मिला था उसमें खोपड़ी, उसमें 6 छिद्र मिले, ठीक है ना। तो ये अवशेष जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए, या फिर ऐसे भी बन सकता है क्वेश्चन कि मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण हमें कौन से सभ्यता से प्राप्त होता है, तो वो होता है कालीबंगा सभ्यता से, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ से प्राप्त खिलौने जो है कौन कौन से, देखो एक तो बैलगाड़ी है, हवन कुंड है, लकड़ी की नाली है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, याद है। लकड़ी की नाली कहाँ से प्राप्त हुई, कालीबंगा सभ्यता से, ठीक है ना। बेलनाकार मुहर कहाँ से प्राप्त हुई, हड़प्पा सभ्यता से, मतलब विशिष्ट पहचान थी इसकी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखना, कौन सा, लकड़ी की नाली बनी हुई मिली थी, ठीक है ना। मतलब घर जो बने हुए थे घर के बाहर लकड़ी की नाली बनी हुई थी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। चलिए फिर देखो नेक्स्ट लिखते हैं आहार सभ्यता। अब बात करते हैं आहार सभ्यता के बारे में। आहार सभ्यता कहाँ से संबंधित है, फर्स्ट तो याद रखना उदयपुर से संबंधित है, ठीक है ना। आयड़ नदी पर है ये। तो इसमें देखते क्या है, उदयपुर शहर के पास में बहने वाली, उदयपुर शहर के पास में बहने वाली आयड़ नदी, जिसको आहड़ नदी भी कहते हैं, आयड़ नदी भी कहते हैं। नदी के नाम भी याद रखना, क्योंकि कई बार जो है मिलान चिन्ह का क्वेश्चन आ जाता है, सीधा सा एक तरफ सभ्यता का नाम, दूसरी तरफ जो है वो नदी का नाम दे देते हैं और इसको मिलान करना होता है। तो नदी के नाम भी साथ में याद रखना कौन कौन सा है जो, ठीक है। फिर है 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष मिले। कौन सी सभ्यता है ये, पाषाण धातु युगीन सभ्यता है। कौन सी, आहार सभ्यता। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर है यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई है, जिसे धूलकोट, यानी कि धूल यानी मिट्टी का टीला, याद रखना। ये धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है, इसको धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। किसको, आहार सभ्यता को धूलकोट सभ्यता भी कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। एक टीला था मिट्टी का जिसको धूलकोट कहा गया है। सर्वप्रथम 1953 में यहाँ अक्षय कीर्ति व्यास एवं उसके बाद में रतन चंद्र अग्रवाल एवं HD सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया। 1953 में जो है अक्षय कीर्ति व्यास ने जो है उत्खनन कार्य किया। फिर उसके बाद में जो है रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया ने भी यहाँ उत्खनन कार्य किया। तो 3 नाम है इंपॉर्टेंट, याद रखना कौन कौन से, अक्षय कीर्ति व्यास, RC अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे। देखो याद रखना, कालीबंगा सभ्यता में केवल ईंटें थी जो कि धूप में सुखाई जाती थी या पकाई जाती थी, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है पत्थरों का भी प्रयोग किया गया, ईंटें और पत्थरों दोनों का प्रयोग किया गया मकान बनाने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों एवं आभूषणों के साथ में दफनाते थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता भाई। मृतक जो भी थे, मृत्यु होने के बाद में जो दफना जाता था उनको गहनों और आभूषणों के साथ में दफनाते थे। कहाँ पर, आहार सभ्यता, ही एकमात्र सभ्यता, याद रखना इसमें, ठीक है, जो इनकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थन करने का प्रमाण है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले, याद रखना मिट्टी के बर्तन यहाँ से सर्वाधिक मिले हैं, जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र बनाते। याद रखना बर्तन का कलर कैसा था, लाल और काला मिक्स कलर था ये, ठीक है। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी है, याद रखना आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जो यहाँ तांबे के औजारों एवं उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण यहाँ रखा गया है, ठीक है, नाम रखा गया। देखो याद रखना, एक तो था ताम्र युगीन जननी कह सकते हो, ठीक है, ताम्र की जननी कह सकते हो, तो वो थी गणेश्वर सभ्यता। और ताम्रवती नगरी कहा जाए तो कौन सी, आहड़ सभ्यता, ठीक है ना। हाँ ये ध्यान रखना, ठीक है, गलत इसमें कंफ्यूजन मत होना। ताम्रवती नगरी कहे तो आहड़ सभ्यता, और ताम्र की जननी कहा जाए, ठीक है, तो उसको कहा गया है गणेश्वर सभ्यता को, ठीक है। फिर देखिए, उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान भी लगाया गया। याद रखना रंगाई छपाई का भी यहाँ पे साक्ष्य में प्राप्त हुआ है। फिर देखिए आगे, नेक्स्ट है गिरोन सभ्यता। गिरोन सभ्यता कहाँ से संबंधित है, राजसमंद जिले से संबंधित है।
गिलोन कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों के अवशेष उत्खनन से फलस्वरूप जो है आहड़ सभ्यता की संस्कृति से जुड़ी हुई सभ्यता जो है वो सामने आई थी। तो इंपोर्टेंट याद है, गिलोन सभ्यता जो है सीधा सा पॉइंट बनता है राजसमंद के अंतर्गत है। 2 टीलों के उत्खनन कार्य किया गया जिसमें आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले। तो ये गिलोन सभ्यता जो है वो किससे संबंधित है? गिलोन सभ्यता जो है वो संबंधित है किससे? आहड़ सभ्यता से। किससे भाई? आहड़ सभ्यता उदयपुर वाली, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले यहाँ पर भी, ठीक है। फिर देखिए 1957-58 में बीबीलाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य किया गया। कब? 57-58, ठीक है। उसके बाद में 1998 से 2003 के मध्य जो है पुणे के डॉक्टर वी.एस. शिंदे और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना। ये बहुत बार पूछा गया अमेरिका के प्रोफेसर का नाम के बारे में, ठीक है ना, ग्रेगरी पोशल। और दूसरी चीज है कि डॉक्टर वी.एस. शिंदे, इन दोनों ने मिलकर भी जो है यहाँ पर उत्खनन कार्य किया था। कब? 1998 से लेकर 2003 के मध्य। फिर है उत्खनन में ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं सामने। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। जिसका समय लगभग जो है 1900 से 1700 ईसा पूर्व का निर्धारित किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गिलोन से 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले। ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिसमें कुछ सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मृद पाट थे, ठीक है ना। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लाल और काले, ठीक है। तो एक तो सादे, दूसरे काले, तीसरे पॉलिशदार, फिर भूरे रंग के, फिर लाल और काले चित्रित मृद पाट, ठीक है। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं, पत्थर की गोलियां भी मिली, हाथी दांत की चूड़ियां। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और ये भी पूछा गया एग्जाम में बहुत बार कि राजस्थान में किस सभ्यता से हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए? तो वह हुए गिलोन सभ्यता, राजसमंद से, ठीक है। आहड़ में पकी हुई ईंटों, आग में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया। याद रखना, देखो कालीबंगा में धूप में पकाई गई ईंटें थी, ठीक है ना, और आहड़ सभ्यता में धूप में सुखाई गई ईंटें थी। और अब यहाँ पर जो है पकी हुई ईंटें, आग में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया। कहाँ पर? गिलोन सभ्यता के अंदर, ठीक है ना। सॉरी, नहीं हुआ है पूछा गया, ठीक है। आगे लाइन अंदर पड़ी नहीं। आहड़ में पकी हुई ईंटों, आग में पकाई गई ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है भाई। पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी याद करना, नहीं हुआ है, ठीक है। फिर जबकि गिलोन में इनका प्रचुर उपयोग होता था। आहड़ सभ्यता में नहीं हुआ, याद रखना। देखो आहड़ सभ्यता, पॉइंट इंपॉर्टेंट, याद रखना। आहड़ में पकी हुई ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन गिलोन सभ्यता में इसका उपयोग हुआ है, ठीक है। कंफ्यूजन मत होना, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया यहाँ पे। एक बार लाइन को अच्छे से वापस देख लेते हैं। आहड़ में पकी हुई ईंटों का प्रयोग जो है वो नहीं हुआ है, ठीक है ना। केवल आहड़ में जो है क्या हुआ, आहड़ सभ्यता में ईंटें जो है ना वो धूप में पकाई हुई थी। इसमें धूप में पकाई हुई कह सकते हो या फिर सुखाई हुई कह सकते हो, ठीक है। ये मेरी थी कहाँ पर? आहड़ सभ्यता में। लेकिन गिलोन सभ्यता में जो है वो आग में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अब बात करते हैं बागोर सभ्यता। भीलवाड़ा की बागोर सभ्यता है, देखते हैं कोठारी नदी पर ही है। तो भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत कोठारी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोठारी नदी और भीलवाड़ा के अंतर्गत, ठीक है। फिर डॉक्टर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 के बीच में उत्खनन कार्य किया गया। वी.एन. मिश्र, ठीक है, याद रखना, वी.एन. मिश्र। फिर उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता, प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद कर लेना। फिर जो 4 से 5000 ईसा पूर्व की मानी जाती है। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण भी मिले। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, लघु पाषाण उपकरण कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? बागोर सभ्यता से, जो इस सभ्यता के निवासियों के आखेटक होने के प्रमाण प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है, बागोर से तांबे के उपकरण भी मिले हैं जिनमें छेद वाली सुई, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छेद वाली सुई जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई? तो वो प्रयुक्त हुई बागोर से। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, छेद वाली सुई। यहाँ से कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। देखो कृषि और पशुपालन दोनों के साथ में साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? प्राचीनतम साक्ष्य, तो वो भी बागोर से, ठीक है। फिर है बागोर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्तर और लघु पाषाण कालीन उपकरण का केंद्र भी था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना। चलिए फिर देखते हैं गणेश्वर सभ्यता। ताम्रवती, ताम्र की जननी कह सकते हैं उसको। देखते हैं इसमें क्या है। गणेश्वर नीम का थाना सीकर में स्थित है। कांतली नदी के किनारे पर है। नदी का नाम याद रखना, ये कांतली नदी बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है भाई, इसको तो भूलना मत, बिल्कुल मत भूलना। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी पर, कहाँ पर है? नीम का थाना सीकर, ठीक है ना। उद्गम जो है ताम्र युगीन संस्कृति की महत्वपूर्ण केंद्र माना, ताम्र युगीन संस्कृति की जननी कह सकते हो आप इसको, ठीक है ना।
फिर है रतन चंद्र अग्रवाल यानी आर सी अग्रवाल के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया है, जिसमें 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले हैं, जो ताम्र युगीन सभ्यताओं के प्राचीनतम सिद्ध होते हैं। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरण व पात्रों में 99% तांबा होता था। इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुरता के प्रमाण भी मिले, ठीक है ना। ताम्र युगीन जननी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। ताम्र युगीन संस्कृति कह सकते, ताम्रवती नगरी अलग है, ताम्रवती नगरी अलग है और ताम्र युगीन संस्कृति अलग है, ध्यान, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ से मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए, जिसमें कृपशवर्णी मृत पात्र कहते थे उनको, याद रखें। देखिए, जो यहाँ से मिट्टी के बर्तन मिले उनको एक नाम था कृपशवर्णी मृत पात्र, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना। क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा गया एग्जाम में कि कृपशवर्णी मृत पात्र उपकरण जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए, तो वो प्राप्त हुए गणेश्वर सभ्यता से, ठीक है ना। बर्तन काले व नीले रंग के प्राप्त हुए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, याद रखना। फिर एक गणेश्वर जो है भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी भी इसको कहते हैं, ताम्र सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं इसको। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, याद रखना इसको। फिर तांबे से यहाँ से तांबा जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, भी याद रखना, ठीक है। यहाँ से तांबा निकालकर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तक जाता था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखिएगा। और इसके अलावा भी जो है कुछ महत्वपूर्ण सभ्यता है, कौन कौन से देख लेते एक बार। भिनमाल जालोर की सभ्यता, भिनमाल जालोर सभ्यता कहाँ पर है ये, भिनमाल जालोर के अंतर्गत है, ठीक है। इसमें उत्खनन कार्य जो है किसने किया था, तो वो आर.सी. अग्रवाल ने किया था, नाम याद रखना इसमें केवल, ठीक है। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा सूरापात्र के साक्ष्य भी प्राप्त हुए एवं एक यूनानी सुराही भी मिली। ये क्वेश्चन भी दोनों इंपोर्टेंट बनते, याद रखना है। रोमन एम्फोरा और जिसको सूरापात्र कहते हैं, और यूनानी सुराही मिली यहाँ से, ठीक है। इसके विदेशी व्यापार का केंद्र की पुष्टि भी करता है, ठीक है। फिर है कि चूंकि यूनान की बात यहाँ की गई, ठीक है। भिनमाल का जो प्राचीन नाम था वो श्रीमाल था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना। श्रीमाल जो है ये बहुत बार पूछा गया, श्रीमाल प्राचीन नाम किसका था, भिनमाल का, या भिनमाल का प्राचीन नाम क्या था, श्रीमाल, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट लिखते हैं। इसवाल सभ्यता, ये है उदयपुर के अंतर्गत है, पाक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है, ठीक है ना। यहाँ से समृद्ध लोहे उद्योग के साक्ष्य मिले, लोह उद्योग के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, इसवाल उदयपुर से। फिर आती है बालाथल सभ्यता, बालाथल सभ्यता उदयपुर के अंतर्गत है, प्रोफेसर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में यह उत्खनन कार्य हुआ है। यह ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है, भाई ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने के पुख्ता प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। संपर्क जो है वो हड़प्पा सभ्यता से इसका था, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता कहाँ पर है, जयपुर के अंतर्गत। प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित है ये बैराट सभ्यता, ठीक है। बीजक पहाड़ी कह सकते हो, बीजक पहाड़ी है, बोजक पहाड़ी नहीं, बीजक पहाड़ी, भीम की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी, ये साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं भाई, बैराट सभ्यता से मिलते हैं, ठीक है ना। प्राचीन विराटनगर के साक्ष्य, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता वो मौर्य काल के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त होते हैं, बैराट से। अशोक का भाब्रू शिलालेख यहाँ से मिला था, याद रखना। जो मौर्य शासक थे ना अशोक, अशोक का यहाँ से भाब्रू शिलालेख मिला था। कौन सा, भाब्रू शिलालेख, ये पॉइंट इंपोर्टेंट बताया था। अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था, बैराट सभ्यता से, ठीक है ना, जो कि जयपुर के अंतर्गत स्थित है। दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वानों ने जो है इसका उत्खनन किया है, ठीक है। तो ये भी कोई इंपोर्टेंट बता, दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित, ठीक है। चलिए, और अशोक के बौद्ध धर्म का होने के जो प्रमाण है ना वो भी यहीं से प्राप्त हुए, बैराट सभ्यता से, ठीक है। चलिए, बैराट से एक गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ के अवशेष भी प्राप्त हुए, गोल मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए। देखो कई कौन से सभ्यता से भी मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, लेकिन यहाँ से प्राप्त हुए, कहाँ से, बैराट से, ठीक है। बैराट के समीप अशोक का भाब्रू अभिलेख भी मिला है, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का पुख्ता प्रमाण देता है। ये को देखो बात अभी बताई थी मैंने, यहाँ लिखा हुआ अभी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। रंगमल जो है वो सभ्यता कहाँ पे, हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत है। नगरी चित्तौड़ के अंतर्गत है। तिलवाड़ा बाड़मेर में है। देखो याद रखना, एक नगरी नाम याद रखना, नगरी जो है वो चित्तौड़ में है और नगर सभ्यता कहाँ है, ये नगर जो है वो टोंक में, ठीक है। ये देखो याद रखना, दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना, नगरी सभ्यता चित्तौड़ में और नगर जो है वो टोंक किया था, ठीक है। सुनहरी सभ्यता झुंझुनू में, ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में, बरौर गंगानगर में, जोधपुरा जयपुर में, नौह भरतपुर में, ठीक है ना। यहाँ पर भी जो है प्राचीन सभ्यता के अवशेष राजस्थान में प्राप्त हुए हैं, ये नाम याद रखना है यहाँ से केवल, ठीक है। चलिए, अब देखो बात करते हैं राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रचार कहाँ से हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, के बाद में भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ होता है, ठीक है। याद रखना 1800 ईसा पूर्व के बाद की बात है। वैदिक सभ्यता
के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत जो है वो कौन सा है? याद रखना, वैदिक सभ्यता के बारे में अगर जानना है तो प्रमुख स्रोत कौन-कौन सा है? तो वो 4 वेद हैं। कौन-कौन से? ऋग्वेद, याद रखना ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे प्राचीन वेद इसको ऋग्वेद को। फिर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों से जानकारी मिलती है वैदिक सभ्यता के बारे में। फिर राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष जो हैं, याद रखना राजस्थान में वैदिक सभ्यता के अवशेष, याद रखना राजस्थान में वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चक 64 से। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, याद है ना, एग्जाम में पूछा गया है कई बार, इसको भूलना मत बिल्कुल भी। वैदिक सभ्यता के साक्ष्य राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुए? अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चक 64 से। ठीक है, फिर देखो आगे, महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों के उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, महाकाव्य काल जो था उसमें राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों के उल्लेख मिलते हैं। फिर महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख मिला है। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जंगल देश जो है जिसको बीकानेर कहा गया, ठीक है, कौरव पांडव राज्य के अधीन था और मत्स्य राज्य उनका मित्र या अधीनस्थ राज्य था। पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष जो है वेश बदलकर मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में व्यतीत किया था। ठीक है, मत्स्य क्षेत्र की राजधानी थी विराटनगर। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। ठीक है, ये थोड़े नॉर्मल बेसिक पॉइंट थे जो याद रखना, शायद क्वेश्चन आ जाए वैसे तो। ठीक है, ज़्यादा यहाँ से इंपॉर्टेंट तो नहीं बनता है, एक ही इंपॉर्टेंट बता, जंगल प्रदेश बीकानेर को कहा गया और मत्स्य की राजधानी जो है वो क्या है? विराटनगर। क्या है? विराटनगर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखना। चलिए फिर है देखो, बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में अनेक पहले की अपेक्षा कुछ अधिक ही स्पष्ट प्रमाण जो है वो जानकारी मिलती है। बुद्ध के बाद के जो है वो उस बुद्ध के समय की कह सकते हैं, उसके बाद के युग से जो है ना वो प्रमाणिक जानकारी मिलने लगी राजस्थान के अंतर्गत की। ठीक है, स्पष्ट रूप से। फिर एक बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर 2 प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देती हैं, जिसमें प्रथम जनपदों का उदय हुआ, याद रखना। इसके बाद 12वीं शताब्दी के बाद जो है 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बाद, ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है लगभग 2 जनपद कह सकते हो आप, जनपदों का उदय हुआ। फिर द्वितीय बात है कि साम्राज्य विस्तार हेतु जो है जनपद आपस में लड़ने लगे, संघर्ष करने लगे वगैरह, ये सारी बातें शुरू होती कहाँ से? 6ठी शताब्दी के बाद से। ठीक है ना, तो ये थी क्लास जो कि पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसको टेलीग्राम को। ठीक है ना, फिलहाल के लिए पीडीएफ जो है वो मैं नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि पूरा टॉपिक बार कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद पीडीएफ आपको भेज दूंगा। ठीक है ना, या फिर हम ऐसे करेंगे कि मैंने 3-4 जो क्लास है उनकी पीडीएफ एक साथ बना रखी है, तो जैसे ही 3-4 क्लासें हो जाएगी फिर उसके बाद उसकी पीडीएफ डाल दूंगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे क्लास होगी वैसे वैसे आपको पीडीएफ जो है वो अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक है ना, बाकी राजस्थान करंट की क्लास चल ही रही है, वो भी आप वॉच आउट करते रहिए। ठीक है ना, और एक सेकंड ग्रेड के प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो भी मैं करवाने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो आप वो भी क्लासेस जरूर देख लेना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।